नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को मंगलवार को मरीना बीच पर एआईएडीएमके के संस्थापक की समाधि के पास दफन किया गया। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए राजाजी हॉल से मरीना बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम लोगों ने जयललिता के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई जाकर राजाजी हॉल में जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंचे और जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जयललिता के निधन से तमिलनाडु की जनता ने जन कल्याणकारी नेता खो दिया। अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया था। अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। राजाजी हॉल के बाहर समर्थक बड़ी संख्या में जुटे रहे। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद संसद के दोनों सदनों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दिन भर के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जयललिता के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रपति भवन पर लगा तिरंगा झुकाया गया। नोटबंदी के 28वें दिन भी कैश की किल्लत जारी है। बैंक और एटीएम के आगे लगी कतारों के लगने का सिलसिला बना हुआ है। लोगों के लिए नकदी का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। ग्रामीण भारत में हालात अभी भी बेहद खराब। मेरठ में नोटबंदी ने जान ले ली है। इकराम की उस वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई जब वो बैंक की कतार में पैसे निकालने के लिए लगे हुए थे। घर के मुखिया की अचानक मौत से सभी सख्ते में हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना मिलने के बाद थाना नौचंदी पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। रूस ने भारत में नोटबंदी को लेकर राजनयिक स्तर पर सख्त विरोध जताते हुए काउंटर स्टेप उठाने की चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि इस नोटबंदी की वजह से दिल्ली में उसके राजनयिकों को नकदी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में करीब 200 लोग काम करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की दरकार है और इस कानून को कठोर होना चाहिए, भले ही लोग उसे पसंद करें या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार को मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि वो कड़े कानून लाएं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जानें लगातार जा रही। मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त कानून की वकालत की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हालात खराब हैं और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ जुर्माना देकर छूट जाते हैं, जबकि उनकी वजह से सड़कों पर लोगों की जान जा रही। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन के खिलाफ ट्रेडर्स ऑफ फायर क्रैकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फायर क्रैकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटाखों की बिक्री और संग्रह पर लगी रोक को हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं, इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यौन अपराध की वीडियो शेयर करने और साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते कोर्ट ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और फेसबुक को यह नोटिस जारी किया। याचिका एनजीओ प्रज्वला की तरफ से दायर की गई है। एनजीओ की वकील अपर्णा भट्ट ने कोर्ट में कहा कि बलात्कार की वीडियो बनाने के बाद इन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट कंपनियों को इस तरह के साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। देश की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ये बताया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि अगर कोई पाकिस्तानी मछुआरा बिना वीजा के भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है तो उसे किस कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है।
भारत में ऐसे कितने पाकिस्तानी कैदी हैं और उनके मुकदमे किस स्तर पर हैं, उनको वापस किस तरह भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई हुई। जिरह के लिए अरुण जेटली भी कोर्ट में मौजूद रहे। केजरीवाल के वकील ने याचिकाकर्ता पर हलफनामा और दूसरे दस्तावेजों की प्रति देने में देरी लगाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कानपुर के जाजमऊ में स्थित चमड़ा फैक्ट्रियों को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। गंगा एक्शन प्लान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने कहा कि स्थानांतरण कोई विकल्प नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर केंद्र कोई योजना बनाता है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली 400 कंपनियां थीं जिन्हें बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रेलवे की ओर से वकीलों के पैनल गठित करने के अनियमितताओं के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रेलवे की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अशोक मेहता हाईकोर्ट में हाजिर हुए और वकीलों की नियुक्ति का आधा अधूरा रिकॉर्ड पेश किया। याचिका दाखिल हुई जिसमें रेलवे के अधिवक्ताओं का पैनल बना था, उसको चैलेंज किया गया कैट के अधिवक्ताओं का, उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का। वो पिछले डेट में आज संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाया गया। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हुए और उन्होंने अधूरा रिकॉर्ड दिया। उसके बाद फिर कोर्ट नाराजगी जताई और कहा कि संपूर्ण पत्रावली के साथ 8 तारीख को कोर्ट में दिखावें जिससे आगे निर्णय लिया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस संगीता चंद्रा के डिवीजन बेंच में बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में कल भी मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कर रही है और कोर्ट ने अभी इस जानना चाहा है कि आखिर अगर नियम नहीं है तो क्या कोई अध्यक्ष मनमाने तौर पर काम कर सकता है या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई कल भी होगी। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए गए ऐतिहासिक फैसले से गंगा को अब प्रदूषण मुक्त होने की उम्मीद जागी है। कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार को भी अब गंगा की स्वच्छता के प्रति न केवल गंभीर होने के आदेश जारी किए हैं बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा। किया गया है जिसमें 180 इंडस्ट्रीज को बंद करने के विषय में है। तो यद्यपि मैंने अभी कोई इसका आदेश का अध्ययन नहीं किया है, परंतु हम इसका अक्षरशः पालन कराने में विभाग को पूर्ण सहयोग देंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो बबुआ ही हैं, क्योंकि वो हर सभा में ये कहते हैं कि पार्क में जहां हाथी खड़ा है वहीं खड़ा है, जहां पर बैठा था वहीं पर बैठा है। उनका ये बयान दिखाता है कि वो अभी भी बबुआ आने की वजह से पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के प्रचार करने की इस समय हमें काफी ज्यादा जरूरत भी थी, जो अब फ्री में ही ये पूरी भी हो रही है। और इस मामले में खासकर सपा सरकार के मुखिया द्वारा बार बार ये कहना कि हाथी जहां बैठा व खड़ा है वहां अभी भी उसी स्थिति में है, ये कोई नई व खास बात नहीं है। लेकिन ऐसी बचकानी बात एक परिपक्व व्यक्ति नहीं बल्कि एक बबुआ ही कर सकता है। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बरेली जाते समय सीतापुर की मोहाली विधानसभा में मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करते नजर आए। शिवपाल ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की कोई औकात नहीं है, सपा की साइकिल बहुत आगे निकल चुकी। यूपी विधानसभा में 300 प्लस का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी अपनी यूथ विंग को पूरी ताकत के साथ झोंक रही है। 19 दिसंबर को कानपुर में रैली है जहां पर मोदी शिरकत करेंगे। यहां पर युवा सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। अम्बेडकर नगर जनपद में कलेक्ट्रेट के बगल डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहब की 21वीं पुण्यतिथि मनाई।
भदोही जिला प्रशासन की ओर से जंगीगंज में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किए गए सैकड़ों मकानों को गिराने की कार्रवाई 2 दिनों से चल रही है। भीषण ठंड में मकान गिर जाने के बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर। 12 जून 2016 को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टांडा ब्लॉक क्षेत्र के एक लोहिया ग्राम के 9 पात्र लाभार्थियों को अपने हाथों से कार्ड देकर उन्हें लोहिया आवास योजना का लाभार्थी घोषित किया, लेकिन अब उनमें से 4 लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इन लाभार्थियों ने परियोजना निदेशक की इस जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ठंड भी अपने चरम पर है। ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मऊ में एक इंजीनियर ने दरियादिली दिखाते हुए ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल बांटकर प्रशासन को राह दिखाई। रुड़की के खानपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में कार्यकर्ताओं ने बेहद उत्साह दिखाया। इस यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। देखा होगा हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं दे सकता हूं, अपने लिए मन चाहे मंत्रालय ले लो, 25-30 करोड़ कमा लेना, मैं आंखें बंद कर दूंगा। लोग पूछते हैं ये परिवर्तन यात्रा क्यों, और हम जवाब देते हैं जब रक्षक भक्षक बन जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस काशीपुर में 8 दिसंबर को होने वाली सतत विकास यात्रा को सफल बनाने की कवायद में जुटी। काशीपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि काशीपुर में होने जा रही आगामी 8 दिसंबर को सतत विकास यात्रा ऐतिहासिक होगी। यात्रा है, ये हमारा संकल्प भी है, और इसी मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर हमने 2012 में और उससे पहले भी हम जनता की अदालत में गए थे। 5 साल की उपलब्धियां हमारे सामने हैं और निश्चित रूप से जन समर्थन ही हमारी ताकत है, शक्ति है। नोटबंदी के 28 दिन बीत जाने के बाद भी आम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार के दिन छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद थे, एटीएम में कैश नहीं था, जिसके बाद लोग सोमवार को दफ्तर जाने के पहले एटीएम की कतार में लग गए। बावजूद इसके लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। मंगलवार को भी कमोबेश यही हाल रहा। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तराखंड के तमाम कर्मचारी संगठन चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाह रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अपनी 4 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गंगा नदी में अवैध खनन के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने देर रात अनशन खत्म कर दिया। शिवानंद का आरोप है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर कल देर रात पुलिस और प्रशासन की जोर जबरदस्ती और दबाव से उनका अनशन तोड़वाया गया। उत्तराखंड में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत गेस्ट टीचरों का धरना करीब 1.5 महीने से लगातार जारी है। बावजूद इसके रावत सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। काशीपुर को जिला बनने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर तेज हो गई। आगामी 8 दिसंबर को कांग्रेस की सतत संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर काशीपुर को जिला घोषित कराने को लेकर एक बार फिर अधिवक्ताओं और व्यापार मंडल के साथ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। बेल्जियम के राजदूत जॉन लॉक्स अपने रांची दौरे के क्रम में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिले। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में कौशल विकास के क्षेत्र में बेल्जियम साथ मिलकर काम करना चाहता है और इसी मकसद से राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भेंट की। उधर झारखंड सरकार ने कैशलेस झारखंड को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपए तक के स्मार्टफोन और पीओएस मशीन को करमुक्त करने का फैसला किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजधानी रांची की सड़कों पर सरेआम बोतल में ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रांची प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही।
बीएसपी ने सितारगंज में बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। सितारगंज के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जन सैलाब उमड़ा। यहां पर उत्तराखंड बीएसपी प्रभारी प्रदीप जाटव ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम होगा। हल्द्वानी वन अनुसंधान में विकसित किए जा रहे करीब 20 से 25 प्रजाति के करीब 4000 पौधों को देश की राजधानी दिल्ली में रोपित किया जाएगा। औषधीय गुणों से युक्त पौधे जैव विविधता संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभाएंगे। चमोली का पल्ला जखोला गांव बदहाल है। आजादी के 60 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जान गंवानी पड़ती है। आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां सरकार गांव में शौचालय निर्माण से लेकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के प्रयासों में जुटी है, वहीं इस मिशन से वांछित रह गए गांव अब स्वयं ही अपने दम खम पर स्वच्छता मिशन की मिसाल पेश कर रहे हैं। देहरादून में विजिलेंस की टीम ने सरकारी वकील अशोक बुहान को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कचहरी में वकीलों ने जमकर विरोध किया और विजिलेंस टीम से वकील को जबरन छुड़ाने की कोशिश भी की गई, जिसमें पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प हुई। एक मुकदमे में अपील में हेल्प कराने के लिए के नाम से रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, ठीक है, जिसे बाद में कुछ वकीलों द्वारा भीड़ करके छुड़वा लिया गया है। तो हम इसमें हमारे पास इस वकील जो सरकारी वकील है अशोक बुहान, उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। उसको हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अरेस्ट किया है। रुद्रपुर में एसबीआई कृषि विकास शाखा के मुख्य प्रबंधक पंकज शर्मा ने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने सिटकुल और विशाल मेगामार्ट के साथ पेट्रोल पंपों पर एसबीआई बड़ी ऐप की जानकारी दी। जूना अखाड़े के महंत गोल्डनपुरी महाराज की अचानक तबियत खराब होने के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में भी उनके भक्तों ने जगह जगह प्रार्थना और हवन यज्ञ कर उनकी सेहत में सुधार की कामना की। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव यूपी पुलिस को हर तरह से हाईटेक और पीपल्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला कानपुर के ग्वालटोली का है। दरअसल उन्नाव जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात प्रमोटर दरोगा अमरपाल कानपुर के ग्वालटोली थाने के मकबरा क्षेत्र में भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने के जमीनी गांव की 21 वर्षीय शिक्षिका के साथ दुराचार करके हत्या मामले में 10 दिन पहले दफनाई गई लड़की के शव को कब्र से निकाला गया। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फतेहपुर जिले में 2014 में सेना में भर्ती के नाम पर जिले के कुछ युवा दलालों के चंगुल में फंस गया और मोटी रकम देने के बाद अब जब सेना में नौकरी नहीं मिली तो ऐसे दलालों को सबक सिखाने के लिए वह एसपी ऑफिस पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के निधन की खबर आते ही चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं। बीसीसीआई अभी फैसला नहीं ले पाया कि चेन्नई में 5वां टेस्ट मैच कराया जाए या फिर नहीं। भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के लिए विकेटकीपर पार्थिव पटेल टीम इंडिया में बने रहेंगे। दूसरे टेस्ट में विकेटकीपर रिद्धिमान साहा चोटिल हो गए थे। फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा को भी टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। उन्हें अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। रविंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह जडेजा सौराष्ट्र का वो राजपूत जिसने जब मैदान पर कदम रखा एक योद्धा की तरह लगा। आज टीम इंडिया के सर जडेजा का जन्मदिन है। 6 दिसंबर 1988 को नवगांव खेड़ में पैदा हुए जडेजा के पिता सिक्योरिटी गार्ड थे। पापा उन्हें आर्मी स्कूल में पढ़ाकर सेना में भर्ती कराना चाहते थे। महानायक अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के सुसाइड अटेम्प्ट की खबर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी। जब बिग बी से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए आने वाला साल काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के किंग खान और दबंग खान एक साथ एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस बारे में सुपरस्टार शाहरुख ने संकेत दिए हैं। किंग खान का कहना है कि वो और सलमान खान निश्चित रूप से फिल्म में साथ दिखेंगे।
रणवीर सिंह ने एक चैट शो में रणवीर को सलाह दी थी कि तुम्हें कंगना से अफेयर करना चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि कंगना नहीं बैठने वाली। अब कंगना ने चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं रणवीर की इस बात पर सिर्फ हंस सकती हूँ।